हेडिंग लिखना, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले हम लोग डिफ्यूजन पढ़ने वाले हैं। हेडिंग लिखना डिफ्यूजन। देखो मैं, एक कंटेनर है, इसके बीच में एक पार्टीशन है एंड दोनों तरफ दो अलग अलग कलर्स के सोल्यूशन है, ठीक है। कोई एक कंपाउंड ए का सोल्यूशन है एंड कोई एक कंपाउंड बी का सोल्यूशन है, ठीक है। बीच का पार्टीशन निकाल दिया, क्या होगा? दोनों मिक्स हो जाएंगे, बराबर। तो दिस मिक्सिंग इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। दोनों मिक्स हो गए एंड ए प्लस बी का एक मिक्सचर मिला, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिक्स हो रहा है? देखो मैं, सोल्यूशन ए में कोई सॉल्वेंट था और कोई सोल्यूट था। सोल्यूशन बी में भी कोई सॉल्वेंट था, कोई सोल्यूट था। यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉल्वेंट भी मिक्स हो रहे हैं और सोल्यूट भी मिक्स हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जब सारी चीजें मिक्स हो जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। जैसे वो तुम लोगों ने वो नील की ऐड दिखी रहेगी, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। उजाला, उजाला, नील नहीं, नील नील। अरे वो उजाला पता है, एक ऐसे छोटी सी डब्बी में आता है, वो पानी में गिरता है एंड फिर ऐसे डिफ्यूज आउट होता है, मिक्स होता है, ठीक है। तो जब सारी चीजें मिक्स हो जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। बट अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के लिए 2-3 लाइन छोड़ देना। अब ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है वो समझते पहले, ध्यान देंगे सब जन। अब ऑस्मोसिस में जो पार्टीशन है वो नॉर्मल पार्टीशन है क्या? नहीं, ये थोड़ा सा डॉटेड बनाया हुआ है। इट इज अ यस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब हाफ, परमिएबल मतलब अलाउ करना, ठीक है। तो ये सिर्फ आधे पार्टिकल्स को अलाउ करता है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। अब स्मॉल पार्टिकल्स किसके रहते हैं? सॉल्वेंट के या सोल्यूट के। ध्यान देना, लेट अस से कि मैंने पानी के अंदर ग्लूकोज मिक्स कर दिया, ग्लूकोज एंड पानी। पानी का मॉलिक्यूल H2O, ग्लूकोज C6H12O6। विच वन इज अ स्मॉलर पार्टिकल? H2 इज अ स्मॉलर पार्टिकल। समझ में आ रहा है? दिख रहा है छोटा पार्टिकल है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करता है? सॉल्वेंट। अलाउज सॉल्वेंट पार्टिकल्स बट नॉट सोल्यूट पार्टिकल्स। ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करेगा, सोल्यूट को अलाउ नहीं करता, ठीक है। अब मतलब छोटे पार्टिकल्स को अलाउ करता है। अब मुझे बताओ फ्लो कहां से कहां पे होता है जनरली, ठीक है। हाई पॉइंट टू लो पॉइंट या लो पॉइंट टू हाई पॉइंट, बराबर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है, पता होगा, ठीक है। मिक्सिंग भी जो होगी मतलब गैस, ठीक है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ना ये तुम लोगों ने स्कूल में ज्योग्राफी से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कि एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बराबर। तो हर एक चीज कहां से कहां पे फ्लो करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहां पे जरा बात करते हैं। देखो मैं, यहां पे H2O है एंड दूसरे कंपार्टमेंट में 1 मोलार ग्लूकोज है, ठीक है। अब ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां पे है? H2O में या 1 मोलार ग्लूकोज में है ना? H2O में कुछ मिक्स किया है क्या? तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0 है ना, कुछ है ही नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ग्लूकोज का? यहाँ पे 0। एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है? 1 मोलार में। जरा सब जन ध्यान देंगे, ये जरा उल्टा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब अगर मैं सोल्यूट की बात करूं,
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट यहां पे क्या है, हाई या लो, हाई है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट यहां पे क्या है, लो है। ओके तो अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कहां पे हाई होगा, ग्लूकोज में या वाटर में, वाटर में। तो यहां पे सॉल्वेंट जो है वो हाई है एंड यहां पर फिर ग्लूकोज में सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फ्लो कहां से कहां पे होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन या लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन या टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई टू लो होता है, बराबर। ओके एंड फ्लो किसका होने वाला है, सॉल्वेंट या सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, बिकॉज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव। समझ में आ रहा है? अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां से कहां पे मूव करेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट या लो टू हाई, समझ में आ रहा है? तो कहां से कहां पे फ्लो होगा, मतलब H2O टू ग्लूकोज या ग्लूकोज टू H2O, इतना समझा? ओके तो फ्लो यहां पे वाटर का H2O टू ग्लूकोज सोल्यूशन होने वाला है। ये फ्लो की डायरेक्शन समझ में आ रही है? ओके बट हम लोग केमिस्ट्री में सॉल्वेंट के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं या सल्यूट के हिसाब से लिखते हैं, सल्यूट के हिसाब से लिखते हैं। तो सल्यूट के रिस्पेक्ट में फ्लो कहां से कहां पे हो रहा है, हाई टू लो या लो टू हाई, समझ में आ रहा है? पक्का? देख एक्चुअली हमेशा फ्लो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही होगा सॉल्वेंट का, बट हम लोग यहाँ पे सल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन करते हैं। तो सल्यूट के रिस्पेक्ट में फ्लो कहां से कहां पे हो रहा है, लो टू हाई, समझिए? तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख दो, पहले डेफिनेशन फिर बाद में डायग्राम बनाएंगे। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो अभी भी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ही जा रहा है, बट सल्यूट के रिस्पेक्ट में वो क्या बोलेंगे, लो टू हाई। समझा? इसमें कोई भी दिक्कत? ओके तो ये डायग्राम बना लो, फिर बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कहाँ से कहाँ पे फ्लो होगा वो उसमें मेंशन करना, ठीक है? यहाँ पे H2O है, यहाँ पे 0.1 मोलार यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 2, वन मोलार यूरिया एंड 1 मोलार ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 3, वन मोलार ग्लूकोज एंड 1 मोलार NaCl, ठीक है? ये तुम लोगों ने कुछ बात हो गया। अब देखो भाई नेक्स्ट, तो पहले वाले में फ्लो कहां से कहां पे होगा बताओ, H2O टू यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड वाले में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, नो ऑस्मोसिस, नो फ्लो। समझ में आ रहा है? थर्ड वाले में NaCl टू ग्लूकोज, ऐसे क्यों? बस ऐसे ही लग रहा है। अबे डेफिनेशन, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है? हाँ अच्छा दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो फ्लो, हाँ तो ये अपने को ऐसे लगता है कि ऑस्मोसिस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देखो बे क्या मतलब तुम लोग कुछ लॉजिक भी लगा रहे हो, मतलब पहले वाले में तो ये वाला तो इजी था, अब वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो यहाँ पे एक्चुअल में ऑस्मोसिस होना नहीं चाहिए, देख के कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो नो ऑस्मोसिस, ऐसा आंसर आना चाहिए। तो अब क्यों बट NaCl से ग्लूकोज क्यों? हाँ नहीं 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 वैसे नहीं, तो NaCl डिसोसिएट होता है। अरे वेंटोस फैक्टर बे तुम लोग सब कुछ भूल जाते हो। तो NaCl जो है वो डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो एक NaCl का पार्टिकल कितने पार्टिकल बना रहे हैं, 2, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोसिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो अब यहाँ पे 1 मोलार से कितने मोलार पार्टिकल बन रहे हैं, 2 मोलार पार्टिकल बन रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है कुछ ना, 1 के 2 पार्टिकल बने तो 1 मोलार से 2 मोलार हो गया,
तो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, NaCl में या ग्लूकोज में? NaCl में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो फ्लो कहाँ से कहाँ पे होगा? हाँ, ग्लूकोज टू NaCl होगा, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे भी लो, यहाँ पे 0 कॉन्सेंट्रेशन है तो लो टू हाई, यहाँ पे सेम है तो नो ऑस्मोसिस। समझ पा रहे हो? लिख दो। पहले दो तो कर सकते थे यार, मतलब पहला आ गया ठीक है, दूसरा सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो नो ऑस्मोसिस, उतना क्लिक होना चाहिए था। एसी की सर्विसिंग कराई है क्या? ये इधर वाला हो रहा है कि नहीं? हाँ हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखो भाई, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान देंगे, हेडिंग लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका सिंबल रहता है पाई। जरा एक मिनट यहाँ पे देखेंगे अभी सब्जन। हाँ बाय द वे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल पूछते हैं वो, ठीक है, वो एक बार देख लेना, जैसे कि पार्चमेंट पेपर रहता है, ठीक है। फिर बाद में कुछ K4 कोबाल्ट, CO CN6 ऐसा कुछ है। फिर ह्यूमन ब्लैडर, ठीक है, वो ह्यूमन ब्लैडर या नहीं, ह्यूमन ब्लैडर नहीं, ह्यूमन इंटेस्टाइन ऐसा कुछ तो, ठीक है, वो एग्जाम्पल एंड ऑल। मतलब CET लेवल पे ये सब भी क्वेश्चन आता है, तुम लोग जब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को दिखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो ये सब थियोरी वाला पार्ट, मतलब थियोरी इसमें क्या है, मतलब 2-3 एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है, वो एक बार याद कर लेना। ओके, अब यहाँ पे सेलोफिन या सेलोफेन क्या कुछ तो बोलते हैं ना उसको, ऐसा एक मटेरियल रहता है, ठीक है, प्लास्टिक जैसा दिखता है थोड़ा बहुत, तो वो भी मतलब पार्चमेंट पेपर, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो एक बार देख लेना। अब तो ध्यान दो, यहां पर H2O है और यहां पर सेम 1 मोलार यूरिया है। बताओ ऑस्मोसिस कहां से कहां पे होगा? H2O टू यूरिया, ओके। अब यहां पे H2O के पार्टिकल्स यूरिया में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यूरिया की सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा बे? बढ़ेगा, ओके। तो यहां पे वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है, बढ़ गया, इतना बढ़ गया, चलेगा। अब इस वॉल्यूम को वापस मुझे ओरिजिनल लेवल पे लाना है, मतलब ऑस्मोसिस को रोकना है, क्या करना पड़ेगा? हाँ, बिना कुछ केमिकल ऐड करे, बिना कॉन्सेंट्रेशन चेंज किए मुझे ऑस्मोसिस रोकना है। इस पानी को वापस मुझे यहाँ पे ओरिजिनल लेवल पे लाना है, कैसे लाऊं? हाँ, तो ऊपर पिस्टन लगा देंगे, दबा देंगे इस पानी को, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर पिस्टन लगा दिया, है कुछ समझ पा रहे हो? एंड इस पिस्टन को मैंने दबाना स्टार्ट किया एंड प्रेशर लगा के इस पिस्टन को ओरिजिनल लेवल पे लाया। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग बैक दिस लेवल टू इट्स ओरिजिनल लेवल इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ रहा है क्या? या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर की दूसरी डेफिनेशन हो जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस। अरे दिख रहा है क्या ना? इसको मतलब मैं ओरिजिनल लेवल पे लाऊंगा, उसके बाद मैं उसको छोड़ नहीं सकता, उसको मुझे दबा के रखना पड़ेगा। अगर छोड़ दूंगा तो वापस पानी अंदर घुसेगा, तो इसको जो दबा के रखने के लिए प्रेशर लगेगा सो दैट ऑस्मोसिस ना हो, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज। डेफिनेशन समझिए? ओके, अब एक नया क्वेश्चन ध्यान दो। मैं इसको दबा के मैंने ओरिजिनल लेवल पे ला दिया, ध्यान दो, टाइम बस नहीं, ये यहां पे अपने ओरिजिनल लेवल पे आ गया पानी। अब इसके बाद अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगाऊं तो क्या होगा? हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, इधर से कम होगा या फिर कहां पे बढ़ेगा? H2O में बढ़ेगा। तो अगर मैं और प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दूं तो ये उल्टा जाना स्टार्ट करेगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यूरिया मतलब यूरिन, जिसको प्रेस करके
इस तरफ सिर्फ क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, तो यूरिन में से ऐसे पानी में सेपरेट कर पा रहा हूँ, तो यूरिन प्यूरिफाई हो गया ना बे, ड्रिंकेबल हो गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद तुम पी भी सकते हो, लिटरली पी सकते हैं। हाँ, घर पे जाके ट्राई मत करना, घर पे जाके पार्चमेंट पेपर ले रहे हो, दबा रहे हो सालों, वो उधर से उधर देख के चलो। हाँ, नहीं तो अच्छा ठीक है। तो अब ये इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है आरओ, सुना है आरओ? आरओ ना, वो प्यूरिफायर्स में आरओ लिखा होता है, वो आरओ जो रहता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस रहता है। उसमें एक्चुअल में ऐसे करते हैं, घर पे जाके अपने वाटर प्यूरिफायर में कोई सुसु मत करना। ठीक है, उसका इशारा देखने में डर गया 2 मिनट के लिए अभी। ओके, तो ये समझा पक्का? ओके, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख दो, सॉरी ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिख दो, ये डायग्राम बना देना। अब ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने की और एक मेथड रहती है, तो हम लोगों को यहाँ से कितना प्रेशर लगाने पड़ रहा है, वो एक मेथड हो गई। अब दूसरी और एक मेथड है, ध्यान दो, एनसीईआरटी में दोनों मेथड्स दी हुई है, तो हम लोग दोनों देख लेंगे। तो दूसरी मेथड है, यहाँ पे हम लोगों ने भर के रखा है H2O, ठीक है, एंड हम लोग एक ऐसे फनल लाइक अरेंजमेंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड इसके अंदर मैंने भर के रखा है वही अपना हमेशा वाला ऐसे 1 मोलार ग्लूकोज, 1 मोलार NaCl, कुछ तो भर के रखा है, ठीक है, 1 मोलार लेट अस से ग्लूकोज है, ठीक है। एंड अब मुझे बताओ, ये ग्लूकोज सोल्यूशन है, ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ पे होगा, ग्लूकोज से वाटर में या वाटर से ग्लूकोज में? वाटर से ग्लूकोज में। तो यहाँ पे पानी ग्लूकोज सोल्यूशन के अंदर जाना स्टार्ट होगा, तो धीरे धीरे लेवल क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। अब यहाँ पे लेवल बढ़ेगी एंड फिर बाद में ये जो ऊपर वाली ट्यूब है वो हम लोग साइड में, यहाँ पे ये जो ट्यूब है वो यहाँ पे ऐसे साइड में हम लोग कनेक्ट करते हैं एक मर्क्यूरी के ट्यूब से, ठीक है। देखिए ऐसे अरेंजमेंट, मतलब इधर वाली, इस तरफ वाली, साइड वाली, अरे देखा है क्या ऐसा कुछ, ये इतना पार्ट देखा है, इसके अंदर मर्क्यूरी भरा रहता है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? ओके, इस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है बैरोमीटर या फिर मैनोमीटर, ठीक है। ये इसको मैनोमीटर बोलते हैं, बैरोमीटर थोड़ा सा मॉडिफाइड रहता है, ठीक है। मैनोमीटर का यूज कहां पे होता है? प्रेशर मेजर करने में होता है। नहीं पता? नहीं पता? ओके, तो मैं बता दूं, ध्यान दो। तो अब बताओ बे, पानी अंदर घुस गया तो क्या हुआ, वाटर की लेवल बढ़ गई ना बे यहाँ पे। ओके, ये समझे। अब यहाँ पे अगर ऊपर वाटर बढ़ गया तो जो भी अंदर हवा थी उसने ऊपर हवा को प्रेस कर दिया ना, वाटर अंदर गया तो अंदर वाली हवा को प्रेस किया। अब अंदर वाली हवा कहां पे प्रेस करेगी? मर्क्यूरी के ऊपर प्रेस करेगी, समझ पा रहे हो? तो यहां पे अंदर वाली हवा मर्क्यूरी के ऊपर, देखो भाई ये इधर ऊपर उठा तो हवा ने अंदर की तरफ मर्क्यूरी को प्रेस किया, तो मर्क्यूरी कहां पे बढ़ेगा? इस तरफ बढ़ेगा। ओके, पानी जितना ऊपर गया उतना ही मर्क्यूरी ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाता। पानी हल्का रहता है, मर्क्यूरी डेंस रहता है, समझ में आ रहा है? तो ये ऊपर जाता है बट थोड़ा कम जाता है, ये समझ में आ रहा है? लेट अस से फिर बाद में हम लोगों ने देखा कि भाई ये 5 mm ऊपर गया, समझ में आ रहा है? 5 मिलीमीटर ऊपर गया, ठीक है। तो प्रेशर कितना हो गया? अबे मैंने गलती से लिख भी दिया था भाई, गधो, 5 mmHg पढ़ा है ना भाई, हम लोगों ने बहुत बार इस चैप्टर में यूज किया है 5 mmHg। वो 5 mmHg क्या रहता है? तो प्रेशर की वजह से मर्क्यूरी कितने मिलीमीटर ऊपर गया वो रहता है, समझ में आ रहा है? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी mmHg? हाँ, 760 mmHg। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से
मर्क्यूरी 7.6 मतलब 7.6 सेंटीमीटर इतना कुछ होगा शायद से, इतना, ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर ऊपर जाता है। ये ज़्यादा ही लग रहा है, क्या पता, सेंटीमीटर ना, ये इंचेस हो गए, अराउंड समवेयर हियर, ठीक है, 2.5 इंच 2.5 इंच तक ऊपर जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है, अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एंड इसकी वजह से लेट से कि 5 mmHg ऊपर गया, ठीक है, 5 मिलीमीटर ऊपर गया, कोई दिक्कत, पक्का, ओके। ये नहीं, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, 760 mmHg मतलब 76 mmHg होता है, वही सोचो, इतने से थोड़ी ना ऊपर जाएगा, 76 mmHg, 76 मतलब ऑलमोस्ट 1 मीटर से थोड़ा सा कम, इतना इतना, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर से इतना इतना मर्क्यूरी ऑलमोस्ट ऊपर चला जाता है, ठीक है, ये 5 mmHg हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा था मैं इसके बाद, हाउ टू कन्वर्ट दिस हाइट इनटू प्रेशर, अब बोलना मत mmHg, ठीक है, प्रेशर, हाइट से प्रेशर अगर निकालें तो क्या करता है, ये हाइट है ना भाई, हाइट से प्रेशर निकालने का फॉर्मूला बताओ फिजिक्स में, देखा मुझे कॉन्फिडेंस क्यों आता है कि तुम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे फिजिक्स के साथ वाले, हाँ, एच रो जी, ठीक है, फिजिक्स में हाइट से अगर फॉर्मूला निकालना है, प्रेशर निकालना है, तो फॉर्मूला यूज होता है एच रो जी, ठीक है, वेयर एच इज व्हाट, हाइट, रो इज व्हाट, डेंसिटी, जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी होता है ना, कैपिटल जी होता है, वो अलग, 9.8 क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसको हम लोग 9.8 के बदले 10 लेके फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ऐसे कुछ पढ़ा है तुम लोगों ने। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने की 2 मेथड्स है, एक तो इसको दबा के कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है वो देखो, या फिर मर्क्यूरी की हाइट कितनी बढ़ रही है वो देखो, ठीक है, ओके, लिख दो, डन, ओके। अब हाउ टू फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी ये सब मतलब प्रैक्टिकल हो गया, अब थियरी में कैसे निकाले, तो देखो भाई हेडिंग लिखेंगे वेंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, हेडिंग लिखो वेंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब वेंट ऑफ ने सोचा, ठीक है, कि अगर बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है, मतलब बहुत मतलब ठीक ठाक डाइल्यूट, ठीक है, अगर एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या बे, देखो बे, हेडिंग लिखेंगे वेंट ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या था बे, बॉयल्स लॉ क्या है, हाँ, पहला तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसके बदले इन्होंने क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, समझ में आ रहा है। बॉयल्स लॉ को रीअरेंज करके फॉर्मूला बनता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यहां पे क्या बनेगा, π1 V1 इज इक्वल टू π2 V2, ठीक है, लिख दो। नेक्स्ट, फिर बाद में सेकेंड लॉ आता है वेंट ऑफ नील गे लुजैक, बातें मत कर तो वेंट ऑफ गे लुजैक्स लॉ, ठीक है। अब गे लुजैक्स लॉ है प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड जिसे रीअरेंज करके हम लोगों ने बनाया, मतलब हम लोगों ने इन द सेंस वेंट ऑफ ने बनाया, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अब गे-लुजैक्स लॉ का फॉर्मूला बनता है P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2, इसे हम लोग यहां पे लिखेंगे π1 by T1 इज इक्वल टू π2 by T2, ठीक है, लिख दो। नेक्स्ट, थर्ड, वेंट ऑफ इक्वेशन
ये कहाँ से आ रही है? आइडियल गैस इक्वेशन से आती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये क्या बन जाएगा? पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अब पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी को थोड़ा रीअरेंज कर दो। हाँ बाय द वे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम आर टी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन आर, सॉरी अपॉन वॉल्यूम क्या बनता है? मोलैरिटी। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेंट्रेशन बन गया है, फिर मोलैरिटी बन गया। तो पाई इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट आर टी। समझे? अब मुझे बताओ तो पाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो रुक ना, लास्ट लेक्चर क्यों तुझे गाली खानी है? रुक ना जरा, ऐसे शांति रखना। ठीक है, शनि पास कर रहे हैं साला, बैठे बैठे सिंह पास कर रहे हैं। ओके, अब ये समझ में आ रहा है? तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन, देखो मैं अगर ऐसा कुछ रहे, मैं अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसे जल्दी बना रहा हूँ, डॉट डॉट डॉट, चलो छोड़ो चलता है। अब ध्यान दो, देखो भाई यहां पे H2O है एंड यहां पर 1 मोलार ग्लूकोज है, बातें बंद यहां पे। ठीक है, बताओ ऑस्मोसिस कहां से कहां पे होगा? H2O से ग्लूकोज में होगा। एंड यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे CRT। ठीक है, वेयर C इज व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हाँ मतलब ग्लूकोज, यहाँ पे एक ग्लूकोज का सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी ध्यान दो, अगर यहाँ पे एक H2O का सोल्यूशन है एंड एक सोल्यूशन है 1 मोलार NaCl का, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हाँ, तो 2 into CRT या फिर ICRT। अरे NaCl जैसे कंपाउंड्स में फॉर्मूला के आगे क्या लगाते हैं? I, वेयर I इज व्हाट? वेंट ऑफ फैक्टर। NaCl के लिए वेंट ऑफ फैक्टर कितना है? 2 है, बिकॉज एक पार्टिकल 2 बनाता है, तो पूरे फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यू डबल हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूले की कैटेगरी ध्यान दो। जनरली मेंस लेवल तक इधर तक ही आंसर हो भी जाते हैं बहुत सी बार। ठीक है, सीटी लेवल तक तो इधर तक ही हो जाता है। मेंस में कभी कभार ये कैटेगरी भी आ सकती है। वन मोलार ग्लूकोज एंड 0.1 मोलार ग्लूकोज। पहले मुझे बताओ ऑस्मोसिस कहां से कहां पे होगा? 1 मोलार से 0.1 मोलार या 0.1 मोलार से 1 मोलार? ऑस्मोसिस अकर्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, भूलना मत बे, तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सल्यूट का दिया होगा। सल्यूट के लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस कहां पे होगा? 0.1 से 1 मोलार। अब यहां पे तो पाई इज इक्वल टू क्या यूज करो? पाई इज इक्वल टू क्या यूज करें? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? 1 मोलार ग्लूकोज या 0.1 मोलार ग्लूकोज? क्या लगता है? ओके, देखो बे, ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है वो पहले बताओ। ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है? हाँ हाँ, क्या? बिकॉज दोनों कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, बराबर ना बे? अगर दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेंगे तो ऑस्मोसिस होगा क्या? नहीं, दोनों कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है इसलिए ऑस्मोसिस हो रहा है। तो दोनों कॉन्सेंट्रेशन में कितने का डिफरेंस है? 0.9, एंड उस 0.9 डिफरेंस की वजह से ऑस्मोसिस हो रहा है ना बे? तो फॉर्मूला में क्या यूज करें? मतलब फॉर्मूला क्या यूज करें? हाँ डिफरेंस, अरे मतलब फॉर्मूला बताना, डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिखें? हाँ डेल्टा सी। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है डेल्टा सी आर। अरे कुछ दिमाग में घुस रहा है तुम्हारे? पक्का? अब इसमें थोड़ा सा और डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन देना हो, तुम लोगों को एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो क्वेश्चन का डेटा देख के ही समझेगा।
तो अगर ऐसा एग्जांपल आ जाए, केस नंबर 4, ध्यान दो, 1 मोलार ग्लूकोज एंड 1 मोलार NaCl। पहली बात, ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? हाँ, NaCl डिस्टिल्यूट होकर कितने मोलार बनेगा? 2 मोलार बनेगा। तो ऑस्मोसिस कहां से कहां पे होगा? ग्लूकोज टू NaCl या NaCl टू ग्लूकोज? हाँ, लो टू हाई, ग्लूकोज टू NaCl। अब यहां पर फिर फॉर्मूला क्या यूज होगा? ध्यान दो, यहां पे तुम लोगों को एग्जाम में ऐसा यूज करना पड़ेगा, I concentration of NaCl minus I concentration of minus concentration of glucose। ग्लूकोज का I रहता है क्या बे? नहीं होता, RT। अरे ये समझे क्या? यहां पे डेल्टा लेना है, बट डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे क्या? पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl को 2 से वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बिकॉज NaCl 2 पार्टिकल बनाता है। तो 2 मोलार -1, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला देख के डिफिकल्ट लग सकता है, बट थ्योरेटिकली तो ये डायरेक्ट 2 तुम लोगों को समझ में आता है। तो 2 मोलार इंटू 1 मोलार -1 मोलार, तो 1 मोलार बच गया, वो वहां पे यूज करना है। ठीक है, लिख दो, ये 4 टाइप के अलग अलग फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ PYQs भी करेंगे। हो गया, बड़े आगे। अब नेक्स्ट देखो बे, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। 3 टाइप के सोल्यूशंस रहते हैं। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन रहता है आइसोटोनिक, दूसरा होता है क्वेश्चन ने कॉल दी काली दी सालो, लास्ट लेक्चर है, रुको वो कर, बाद में मेरे से भी गाली वाली खा के जाओगे, अच्छा लगेगा आगे। बस बस, हाँ ओके। हाइपोटोनिक, अब इसमें ध्यान दो, आइसो मतलब सेम, ठीक है, तो आइसोटोनिक मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन। हाइपो मतलब चलो, हाइपर मतलब हाँ, हाइपर मतलब ज्यादा होना, तो हाइपो मतलब कम होना। तो हाइपोटोनिक मतलब सॉल्यूशन हैविंग लेस कॉन्सेंट्रेशन, एंड हाइपर मतलब सॉल्यूशन हैविंग मोर कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रहा है? तो पहले हाइपो एंड हाइपर का लिख देता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हैविंग लेस कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान दो बे, इफ अ सॉल्यूशन हैज लेस कॉन्सेंट्रेशन इट मींस इट हैज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर या हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। लोअर, जितना कॉन्सेंट्रेशन कम उतना ऑस्मोटिक प्रेशर कम ना बे, फॉर्मूला में ये पाई इज इक्वल टू CRT, तो जितना पाए मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन उतना पाए। तो सॉल्यूशन हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, एंड हाइपरटोनिक मतलब सॉल्यूशन हैविंग यस हायर कॉन्सेंट्रेशन और हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड यहाँ पे आइसोटोनिक मतलब सॉल्यूशन हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब बताओ भाई, इनमें ही एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब ये कुछ ऐसे वाव चीज़ नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता है नहीं। ठीक है, बताओ, वाटर एंड 1 मोलर ग्लूकोज, विच वन इज हाइपरटोनिक? हाइपर मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, 1 मोलर ग्लूकोज जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एंड वाटर विल बिकम हाइपोटोनिक। ठीक है, ओके। अब वैसे ही यहाँ पे ये सोल्यूशन सेकंड वाला एग्जांपल, हाँ बहुत सारा आइसोटोनिक, समझ में आ रहा है? तो अगर सोल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्वेंट्स का सोल्यूशन का बना हुआ है, ठीक है, मतलब कंटेनर में 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है, तो ऑस्मोसिस होता है क्या? नहीं होता। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा? 0। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है? सेम रहता है। तो दोनों का अगर सेम होगा तो ओवरऑल प्रेशर 0 हो जाएगा ना, दोनों तरफ प्रेशर अगर सेम है तो किधर कुछ होने वाला है क्या? नहीं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा? 0। दोनों का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। ओके, नेक्स्ट इनके एग्जांपल्स, एप्लीकेशन, ठीक है।
देखो भाई इनका एप्लीकेशन क्या रहता है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। एक है फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। देखो तुम लोगों ने घर पे अचार बनाया कभी? अचार तुम्हारे घर पे अचार नहीं बनता? अरे पिकल बनता होगा ना। अब देखो भाई, अब पिकल कैसे बनाते हैं? हाँ आम काट के, वाह, कैरी काटते, कैरी, ठीक है। आम का पिकल नहीं बनता, हाँ कैरी काटते हैं। ओके, तो देखो भाई पहले हम लोग ऐसे मस्त कैरी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, ठीक है। कौन सा अचार खा रहा है तू? ठीक है। अब फिर बाद में उस अचार, हाँ पहले बात तो उसको मस्त ऐसे नमक मसाला एकदम लगाते हैं कैरी को, उसमें से थोड़े से पीसेस खा लेने के, ठीक है, बनाते वक्त मजा आता है। अब ध्यान दो भाई, फिर बाद में है ना उसको इस जार में ऐसे भर देते हैं, फिर उसके ऊपर से ऐसे मस्त ऑयल छोड़ते हैं, मसाला डालते हैं ऊपर से, वो अचार वाला मसाला, ठीक है। फिर बाद में वो ऐसे बाकी सारी चीज़ें अपना काली मिरी एंड ऑल ऐसे सब कुछ थोड़ा बहुत जो भी फ्लेवर डालने रहेंगे, ठीक है। राई वाई डालते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, मस्त एकदम, ठीक है, ऊपर तक भर देते हैं। नींबू नहीं डालते? हाँ नींबू का अचार होता है, हाँ, बट अपने को कैरी का अचार बनाया ना, नींबू में भी वही होता है, हाँ करेक्ट है, नींबू में भी वही होता है, ठीक है। अब इसको एकदम ऐसे ऊपर तक टाइटली पैक कर देते हैं, जिसमें ऐसे सब सॉल्ट, फिर बाद में ऑयल वॉयल सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है। एंड इसको ऐसे बंद कर दिया, ध्यान दो मैं, ठीक है। एंड फिर बाद में धूप में रख देते हैं, ठीक है, पता है ऐसे कुछ करते हैं। हाँ हाँ जा रखो। कहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, कैरी के अंदर या कैरी के बाहर? कैरी के बाहर, दिख रहा है? ओके, तो कैरी के बाहर का सोल्यूशन विल बिकम हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? एंड कैरी के अंदर जो भी चीज है वो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? हाइपोटोनिक। एंड कैरी की स्किन जो रहती है, इट कैन एक्ट एज, नहीं इट कैन एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मुझे बताओ ऑस्मोसिस कहां से कहां पे होगा, कैरी के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? अंदर से बाहर, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो कैरी में से सब पानी जो है वैसे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, समझ में आ रहा है? और फिर कैरी ऐसे सिकुड़ जाती है, श्रिवल हो जाती है, देखिए होगी, ठीक है। अब तो कैरी ऐसे सूख गई, एंड फिर बाद में उसमें से सारा पानी बाहर निकल गया। एक बार अगर किसी चीज में से सारा पानी निकल जाए तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है क्या? नहीं हो पाती, समझ में आ रहा है? एंड फिर वो प्रिजर्व हो जाता है, ये समझा पक्का? नेक्स्ट, इसका और एक एप्लीकेशन रहता है, मतलब एक्चुअली एप्लीकेशन नहीं बट है, हमारे बॉडी में भी है ना ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, पता है क्या तुम लोगों को? बातें बंद यहाँ पे, हमारे बॉडी के अंदर भी ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर सेल्स है, आरबीसी से बहुत कुछ है, ठीक है, ध्यान दो भाई। एंड हर एक सेल के अंदर ये अपनी एक आरबीसी है, पकड़ लो, ठीक है। एंड इसके अंदर पहले से कुछ आयंस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि Na+ प्रेजेंट रह सकता है या फिर K+ प्रेजेंट रह सकता है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सेल्स के अंदर है, आरबीसी ये सेल है, जो पकड़ना है वो पकड़ सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो, लेट अस से कि तुम लोगों ने नमक खाना छोड़ दिया, इसलिए करने का नहीं है ऐसे कुछ हरकतें किसी का सुन के, ठीक है, बट नमक खाना छोड़ दिया। तो देखो पहले क्या था, इसके अंदर भी Na+ था एंड बाहर की तरफ भी Na+ है, बराबर है, ठीक है। तो अंदर और बाहर, रुको, अंदर और बाहर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेम है। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक है तो ऑस्मोसिस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है? ओके, अब तुम लोगों ने अचानक से नमक खाना बंद कर दिया, लेट्स से क्या हो गया? अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन, तो अंदर वाला हाइपर बनेगा, अंदर बाहर वाला हाइपो। ऑस्मोसिस कहां से कहां पे होगा? बाहर से अंदर होगा, सारा पानी अंदर घुस गया, आरबीसी में फूलते गई एंड फिर बाद में फट गई। समझ में आ रहा है कुछ? चलेगा क्या?
नहीं, इसलिए नमक खाते रहने का, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाने का। अब समझो उल्टा किया, तुम लोग बहुत नमक खाते हो, ठीक है। तुम लोग घर पे बोलते हैं कि नमक ज़्यादा नहीं खाने का, खून का पानी होता है। कुछ भी ऐसे किसी के भी घर पे नहीं बोलते क्या खून का पानी होता है? अरे किसी के भी तो घर पे बोलते होंगे, कुछ लोगों के घर पे बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, सुनो, नहीं बोलते रहेंगे तो आज मेरे से सुन लो, नमक ज़्यादा नहीं खाने का, खून का पानी होता है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या हो गया बे, अंदर आरबीसी के अंदर नमक का कॉन्सेंट्रेशन कम है एंड बाहर ज्यादा है। तो अभी ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ पे होगा? आरबीसी के अंदर से बाहर। तो ऐसा पानी बाहर आने लग गया, फिर बाद में आरबीसी सिकुड़ गई, फिर बाद में बेचारी मर गई। समझ में आ रहा है? तो अगर खून में आरबीसी नहीं बचा तो अपना फंक्शन कर पाएगा क्या? तो काहे का खून। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ज़्यादा नमक खाने से भी आरबीसी मर सकती है, कम नमक खाने से भी आरबीसी मर सकती है, थोड़ा बहुत खाने का बस, और कुछ नहीं, ठीक है। समझा? ओके, ये लिख दो। क्वेश्चन इज find osmotic pressure first of 1 molar NaOH at 27 degrees Celsius. Second, 60 grams of glucose, 60 मत लिखो, 90 लिखो, 90 grams of glucose in 2 liter solution at 27 degrees Celsius. Third, 5.85 grams of NaCl in 1 liter solution at 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब पहला वाला मैं सॉल्व करके पहला नहीं, दूसरा वाला मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद वाला तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। तुम लोगों को ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास पता है 180 ग्राम पर मोल एंड NaCl 58.5 रहता है बे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग निकालोगे कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? गिवन मास 90, ए ध्यान दो बे, अपॉन मोलार मास 180, ये 0 0 कट हो गया, 1 ज़ा 2 ज़ा, आंसर कितना आ गया बे? हाफ मोल। अब उसके बाद तुम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? हाफ आ गए, 1/2 अपॉन वॉल्यूम कितना है? 2 है, तो टोटल कितना हो गया? 1/4। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग निकालोगे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, विच इज इक्वल टू CRT। तो कितना है? 1/4 इंटू आर की वैल्यू 0.0821। 0.0821 को एक ट्रिक बताइए, याद है किसी को? नहीं, वो 25/3 जो है वो 8.33 वाली है। 8.314 जब लेते हैं ना आर की वैल्यू तब है। हाँ नहीं, 1/12 कितनी लेनी है? 1/12 याद रखना। अब आर जब 0.0821 लेना हो तो तुम लोग इसको ले सकते हो 1/12, बट आर जब 8.314 लेना हो तो तुम लोग लेते हो 25/3। ये दो अलग अलग ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/12 ले सकते हैं इनटू टेम्परेचर कितना दिया है तो कितना लिखो? 300 केल्विन। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना, समझे? ठीक है। 12 1 12, 12 2 24, 6 बज गए तो 60 हो गया, 12 5 60, समझे? तो 25/4 कितना हो रहा है? 6.25, समझे? यूनिट क्या आएगा? एटमॉस्फेयर। ये कैसे सॉल्व किया समझा क्या? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, फिर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ठीक है। अब उसके ऊपर वाला ज़्यादा इजी है, उसमें पहले से क्या दिया है? कॉन्सेंट्रेशन दिया है, समझा? तो डायरेक्ट अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो तुम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे तुम लोगों को पहले क्या निकालना पड़ेगा? फिर कॉन्सेंट्रेशन। चलो निकालो, ग्लूकोज का ये दोनों जगह पे है, कॉन्सेंट्रेशन निकालो एंड फिर बाद में स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि रॉन्ग है वो देखो। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला? H2O मूव्स फ्रॉम चेंबर 1 टू चेंबर 2, तो वो करेक्ट है कि रॉन्ग है वो तुम लोगों को निकालना है, ठीक है। जल्दी करो, कॉन्सेंट्रेशन जल्दी निकालो।
अरे 10:30 होने आ गया, अपने को हेनरीज लॉ पढ़ना है एक। चलो जल्दी ये एक क्वेश्चन करते फिर आगे बढ़ते हैं। इसके इजी भी क्वेश्चन आते हैं। अभी ये पहला वाला थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ गया, 2026 का है, पर ठीक है अभी कर लेते हैं। चलो स्टार्ट किया है तो हो गया। कॉन्सेंट्रेशन आ गए। ओके, पहले वाले का कॉन्सेंट्रेशन आएगा शायद 1 मोलार, शायद, ठीक है। देखो भाई, पहले वाले का 18 अपॉन 180 अपॉन 100 इंटू 1000 ऐसे कुछ आता है, ठीक है। 1000 क्यों? बिकॉज ml में है ना भाई, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कट 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 कट, ठीक है। फिर बाद में आंसर क्या आ रहा है? 18/180 इंटू 10, ये कट 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 कट, आंसर कितना आ रहा है? 1 मोलार, ठीक है। एंड यहां पे आंसर आएगा 30/180 इंटू 1/250। मैंने वॉल्यूम को ऐसे 1 वॉल्यूम लिखा, चलेगा ना भाई? इंटू 1000, ठीक है। ये कट कट, ये कट कट, 3 1 जा 3 6 जा 25 1 जा 25 4 जा, यहाँ पे आंसर आना चाहिए 4/6, ठीक है। आप आ रहे इतना बताओ, विच वन इज हायर, 1 मोलार या 4/6 इज हायर? 1 मोलार इज हायर, तो फ्लो कहाँ से कहाँ पे होगा? 4/6 से 1 मोलार फ्लो होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो करेक्ट है क्या फर्स्ट स्टेटमेंट? रॉन्ग है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया गलत, ये समझे। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। अब स्टेटमेंट 2, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 50 मिलीग्राम्स, ठीक है, 50 मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है। कितने मोलार मास देके रखा है इसका? मोलार मास कितना है बे? 174, ठीक है। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। एंड टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस विच इज 300 केल्विन। एंड फिर बाद में आर की वैल्यू भी दी हुई है, आर की वैल्यू 0.083। कितना लेंगे हम लोग इसको? 1/12। समझ में आ रहा है? तो पहले तुम लोग निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करके फिर तुम लोग निकालोगे कॉन्सेंट्रेशन, फिर बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ रहा है? पहले जो किया था वैसे ही कर रहा है, करो ये, ट्राई करो। चलो जल्दी, नहीं तो मैं सॉल्व करके देता हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा, फिर बाद में दूसरा भी पढ़ना है। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ मोल्स 50/174, ठीक है। 174 को 175 ले सकता हूँ, चलेगा। 25 2 सा एंड 25 हाउ मेनी सा 175 7 सा, आंसर आ गया नंबर ऑफ मोल्स का 2/7, चलेगा। अब 2/7 को कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करना है। कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो 2/7 इंटू 2, समझे? 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ रहा है? 1/7। हाँ, एक पार्ट रह गया, मिलीमोल मिलीमोलार, अंतर समझ में आ रहा है? मिलीमोल क्यों मिलीमोल? हाँ, बिकॉज मिलीग्राम्स में था, ठीक है। तो मिलीग्राम्स से आंसर जो आएगा वो मिलीमोल एंड मिलीमोलार में आएगा। अब फिर तुम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, ओके। अब अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो गलत जाओगे। क्यों गलत जाओगे? क्योंकि वो डिसोसिएट होता है, ठीक है। K2SO4 डिसोसिएट करता है। K2SO4 का कितना डिसोसिएशन होता है? 3 पार्टिकल में डिसोसिएशन होता है, दिख रहा है? 2 K+ निकलेंगे, एक SO4 निकलेगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी? 3 इंटू 1/7 इंटू R 1/12 इंटू टेम्परेचर 300, समझे? तो दिस वन जा, दिस 25 जा, तो ये हो गया 75/7। 75/7 कितना आएगा बे? 1 0 50, तो 7 10.7, समझा? प्रेशर कितना दिया है? 0.017 107। करेक्ट है क्या? करेक्ट है, ए गधो। मिली बार, अपना आंसर किस में आ रहा है ना? मिलीग्राम यूज किया था तो मिलीमोल आएंगे, मिलीमोल से मिलीमोलार आएगा, मिलीमोलार से मिलीबार आएगा। एंड 1 मिलीबार, तो मिलीबार को बार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.0107 बार। ये समझे क्या? ठीक है, बस थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन, थोड़ा सा फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना आना चाहिए, बात खत्म। मतलब ये सेम इतना तो हम लोगों ने अभी जस्ट किया ना भाई, इतने ही क्वेश्चन थे अभी भी। NaCl का जो क्वेश्चन था वैसे ही था, मास दिया था, मोल्स निकाले, कॉन्सेंट्रेशन निकाला,
ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला। बट यहाँ पे उन्होंने चेंज क्या कर दिया, मास जो था वो मिलीग्राम में दे दिया था, मैंने ग्राम्स में दिया था, यहाँ पे मिलीग्राम्स में था, उतना ही फर्क था। ठीक है, करो ये मतलब। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। खत्म। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में हेनरीज लॉ, फिर खत्म। ये घर पे जाके वापस देख लेना। ठीक है, ओके। लास्ट टॉपिक, हेनरीज लॉ। Henry's law is applicable for solubility of gases in liquid. ठीक है, solubility of gases in liquids। अब ध्यान दो। हाँ, इसमें सीईटी और जेई के दो अलग अलग फॉर्मूलाज है। सीईटी का ही पढ़ा हुआ कि दो नहीं बता देता हूँ, रुको ध्यान दो। अब पहले सीईटी वाला देखो भाई, अगर तुम लोग सीईटी के एग्जाम देने जाओगे तुम लोगों को यही फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, अब सीईटी में क्या होता है, देखो कोई एक लिक्विड है, ठीक है, वाटर है, वाटर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है कि नहीं होता? होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में थोड़ा ना थोड़ा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बट बहुत रहता है क्या? बहुत कम है। मुझे वाटर में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर रहा है, सोडा बना रहा हूं, पता है ना भाई, सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, सोडा बनाना है, क्या करूं? हाँ, क्या करना पड़ेगा? ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब ऊपर से अगर मैं एक पिस्टन लगा दूंगा, एंड इसको ऐसे दबाना स्टार्ट करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और डिसॉल्व होगी कि नहीं होगी? होगी। समझ में आ रहा है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन प्रेशर अबव द गैस। समझ में आ रहा है? तो गैस के ऊपर जितना हम लोग प्रेशर लगाएंगे उतना सॉल्युबल ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। हेलो, हाँ मैं लेक्चर मध्ये मी तुला 10:30 कॉल करूं? हाँ, ओके। तो यहां पे ये जब ऐसे डिसॉल्व होगा तो वी कैन से दैट solubility of a gas is directly proportional to pressure above the gas। समझ में आ रहा है? प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो solubility is equal to some constant into pressure and this constant is called as H। ठीक है, एंड ये KH जो है that is called as Henry's constant। क्या बोलते हैं इसे? Henry's constant। तो KH is Henry's constant। अब नेक्स्ट, जेई में थोड़ा अलग होता है, ध्यान देना। मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जो कि नॉर्मल वाटर है। नॉर्मल वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा डिसॉल्व रहता है कि बहुत कम डिसॉल्व रहता है? बहुत कम। ठीक है, एंड दूसरा सोडा है, पेप्सी, कोक, जो भी ले। ठीक है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किसे ओपन करने से ऐसे आवाज आएगी? हाँ, तो एक्चुअल में ये ऊपर भी कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जो कि ओपन, देखो भाई, अगर पानी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए तो फिर बाद में पानी पानी हो जाएगा ना, बट फिर भी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। समझ में आ रहा है? तो जो फुस आवाज आती है वो किसकी आती है? ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होने की। समझ पा रहे हो? उसी बदले नॉर्मल तुम लोग बिस्लरी की बोतल ओपन करते हो, उसमें से फुस आवाज आती है क्या? नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ ज्यादा है क्या? बहुत कम है, एक मॉलिक्यूल पकड़ लेते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे प्रेशर अबव द गैस, देखो थोड़ा सा अलग है ये, प्रेशर अबव द लिक्विड। समझ में आ रहा है? ये प्रेशर,
डिपेंड्स ऑन व्हाट? हाँ, द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड। ये समझ में आ रहा है? ऊपर कितना प्रेशर है ओपन करने का, वो कितना गैस रिलीज करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहले से अंदर कितनी गैस डिसॉल्व है, ठीक है। तो प्रेशर अबाउट द लिक्विड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड। ये समझे? तो प्रेशर इज इक्वल टू, वापस कांस्टेंट कौन सा? KH, हेनरीज कांस्टेंट, इज इक्वल टू शायद, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, CET एंड JEE में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हेनरीज कांस्टेंट एंड अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड इन CET के फॉर्मूला में हेनरीज कांस्टेंट एंड अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे देखो तो फॉर्मूला में, अरे डायरेक्ट है ना, सामने सामने आ रहे हैं, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो CET में जो KH की वैल्यू दी रहेगी, अगर वो ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी भी, ये दिख रहा है तुम लोगों को। बट उसी बदले JEE वाले फॉर्मूला में, जो NCERT में दिया है, मतलब इन शॉर्ट JEE वाला मतलब NCERT में दिया हुआ, NCERT वाले फॉर्मूला में अगर तुम लोग देखोगे तो KH इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यहां पे अगर KH बढ़ेगा तो गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी या कम सॉल्युबल होगी? कम सॉल्युबल होगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में, ठीक है। CET में वैसे एक्चुअली वो KH एंड इसके क्वेश्चन नहीं आते, बट JEE में आते हैं। तो जिसका KH, जिस गैस का KH ज्यादा, उसका सॉल्युबिलिटी कम। समझ में आ रहा है? तो KH इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं वैसे, हम लोग एक करेंगे। यहाँ पे प्रेशर किसका दिया हुआ है? किसका दिया है? एयर का। समझ में आ रहा है? एयर का प्रेशर कितना दिया है? 10 एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है? नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन में सिर्फ एयर रहता, सॉरी एयर में सिर्फ नाइट्रोजन रहता है क्या? नहीं, एयर में नाइट्रोजन के साथ दूसरी भी चीज है। तो यहाँ पे एयर में नाइट्रोजन कितना है? 80% है। समझ रहे हो? तो नाइट्रोजन का प्रेशर एयर के अंदर कितना है? 8 एटमॉस्फेयर। पहली स्टेप समझे क्या? तुम लोगों को जो प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन लेना है, उसमें सिर्फ प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। एंड यहां पे वो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? 8 एटमॉस्फेयर। फॉलोड? KH देके रखा है, देके रखा है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन निकालना है। बट गलती सिर्फ इतनी होगी तुम लोगों की, मतलब एग्जाम में तुम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख दोगे, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन KH, बराबर है। एंड फिर तुम लोग यहाँ पे प्रेशर कितना पुट करोगे? 10, अगर 10 पुट करोगे तो, एंड अपॉन 6.5 इंटू 10⁻⁷। समझ में आ रहा है? एंड ये करने से तुम लोगों को जो आंसर आएगा वो करेक्ट रहेगा कि रॉन्ग होगा? रॉन्ग होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 10 के बदले क्या पुट करना है? 8 पुट करना है। इतना करने के बाद भी तुम लोगों का आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा? वेरी नाइस। अब तुम लोग जो 8 लिखे हो वो किस में है? एटमॉस्फेयर में है। बट जो KH यूज कर रहे हो वो कौन सा वाला कर रहे हो? MMHG वाला कर रहे हो। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ये 8 को बाद में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 760 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। समझ पा रहे हो? अब इतना करने के बाद फिर तुम लोगों को बहुत ज्यादा सॉल्विंग करके बैठने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम लोग यूनिट देख के बता सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। मुझे बताओ, ये 10⁻⁷ जो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? -7 बनेगा। तो 10⁻⁻⁷, -7 के रेंज वाले आंसर देखो भाई, ये कैंसिल आउट हो गया, ये तीनों में से बच सकता है। बट -7 तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ना? क्योंकि इधर एक 0 है, मल्टीप्लीकेशन कुछ तो होगा, ठीक है। तो 8/6.5 इंटू 760 ऐसे कुछ है। ये 760 का अगर एक 0 निकाल दूंगा तो ये -7 के बदले -6 होगा। अगर मैं इसको 7.6 कर दूं तो ये -6 का -5 होगा। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। कुछ भी आने दो, क्या फर्क पड़ता है? देखो ये MCQs में इतना कैलकुलेशन नहीं करते बैठने का। 1.2 जैसे कुछ आंसर आएगा।
1.2 इंटू 7.6 किसके रेंज में आंसर आ रहा है ना, एंड फिर पावर भी कितनी आ रही है 10⁻⁻5। बट यहाँ पे थोड़ा सा आराम से करना, क्योंकि 9 के रेंज में आए, शायद से वो 11 तक भी जा सकता है, क्या भरोसा। अभी के लिए तो नहीं जाएगा इतना मुझे दिख रहा है। ये 1.2 अगर रहेगा तो ज़रा थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 जा 64, तो ये हो गया 1/8, 1/0.8 एक्चुअली। 1/0.8 1.25 होता है। 1.25 को अगर मैं 7.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.6 का 1/4, 7.6 का 1/4 कितना होता है 3.5, 1.5 के अराउंड। आंसर 9.32 ही है, 9.35। ये कैसे किया समझा, अप्रॉक्स आंसर निकालते निकालते आंसर फटफट आ जाते हैं, समझे। यूनिट कन्वर्जन एक इंपॉर्टेंट रहता है। एंड जरा क्वेश्चन को अच्छे से देखने का कि क्वेश्चन में डेटा किसके ऊपर दिया है एंड क्वेश्चन में चीज क्या पूछी है, ठीक है। जेई भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है मतलब, ठीक है, मतलब अभी भी बहुत टाइम है, तुम लोग अभी भी शुरू करोगे तो भी मतलब जेई में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन ये रहेगा कि तुम लोग अपना टाइम बर्बाद मत करो,